गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर भौतिक विज्ञान का के कुछ टॉपिक जो कि हम ठोस अवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ये है हमारे पास जो आपका पहला टॉपिक है वो है एक्स-रे विवर्तन, दूसरा है ब्रैग समीकरण, तीसरा है चूर्ण विधि और फिर फोर्थ है आपका NaCl की संरचना, सोडियम क्लोराइड की संरचना, फिफ्थ है आप लोगों का KCl पोटेशियम क्लोराइड की संरचना एंड सिक्स्थ है आपके पास सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल जो रहता है उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक्सरे की विवर्तन रहता क्या है ना। तो विवर्तन विधियों का मूल सिद्धांत जो है, इन विधियों का मूल सिद्धांत जो रहता है वो आपके पास वो व्यतिकरण पर आधारित है, इंटरफेरेंस पर आधारित है। जब एक तरंग जो रहती है वो एक मतलब एक साथ कई छिद्रों से वो प्रकीर्णित होती है तो उसमें क्या होता है, व्यतिकरण की घटना होती है, मतलब उसमें इंटरफेरेंस की घटना होती है ना। उदाहरणतः एक वर्णीय दृश्य प्रकाश का व्यतिकरण, जब प्रकाश पास पास सटे हुए रेखा से गुजरता है तो S1 और S2 छिद्र से गुजरता है तो समान कार्य करता है तथा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं, है ना। अब इनका जो इंटरफेरेंस है वो हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। देखिएगा इन चीज़ों को समझना क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। मेरे पास एक छिद्र है S1 और दूसरा मेरे पास जो छिद्र है वो मेरे पास है S1। एक छिद्र है S1, दूसरा छिद्र है मेरे पास S2, ठीक है ना। ये जो छिद्र है ये एक ही सरफेस पे है। जब इनके बीच में से मतलब इस तरीके से बीम्स निकलती है ना, और इनके मध्य में डिस्टेंस कितनी ली है मैंने, d डिस्टेंस ली है। जब ये यहाँ से गुजरती है तो इससे टकराने के बाद, इन छिद्रों में से गुजरने के बाद ये दो प्रकार से हमको व्यतिकरण दर्शाती है, इंटरफेरेंस दर्शाती है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये हमारे पास किस तरीके की रहे, जैसे कि ये व्यतिकरण दर्शा रही है तो ये सारी की सारी इस तरीके से गई, ठीक है। एक तो इस तरीके से चली गई, दूसरी बीम हमारे पास कैसे चली गई है, दूसरी बीम हमारे पास चली गई है ये इस तरीके से, दूसरी बीम हमारे पास इस तरीके से चली गई है। मतलब ये नीचे है, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर है, ये नीचे है तो फिर साथ में जाके ये इस तरीके से हमारे पास चली गई है ना। और इस समय में हमारे पास क्या हो गया, दोनों एक ही दिशा में, देखो ये एक साथ गई ऊपर, ये भी ऊपर गई, फिर ये नीचे आई तो ये भी एक साथ नीचे आई। इसका मतलब हमें इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर मिल जाएगा, समझे आप लोग। तो इस प्रकार का जो व्यतिकरण होता है जिसमें हमको ये डायग्राम मिलता है, इस प्रकार का डायग्राम मिलता है, इसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी है हमने, n लैम्डा डिस्टेंस मानी है। इस प्रकार का जो व्यतिकरण है जो हमको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, साथ साथ जा रही है ना, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, इनके जोड़ के बराबर मिलेगा। मतलब कि क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोल रहे हैं क्योंकि दोनों जुड़ रही है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर संपोषी व्यतिकरण हम इसको बोल देते हैं, है ना। तो हम इसके बारे में तो रिजल्टेंट हम देख सकते हैं कि एक डायग्राम इस तरीके से बना हुआ है लहरदार, और फिर ये करके इन दोनों को मिलू के हमको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है कि देखो एक तो ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये जो है ये इसकी विपरीत दिशा में जाए, मतलब ये कि ये तो ऐसे है लेकिन ये रहा, ये ऊपर है तो ये नीचे जाए, फिर ये नीचे है तो ये ऊपर जाए, फिर ये ऊपर है तो ये नीचे जाए, ये नीचे है तो फिर ये ऊपर जाए, ये ऊपर है तो ये नीचे जाए और ये इस तरीके से जाए। तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, एक ऊपर गया एक नीचे गया, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो हमें तो कैंसिल आउट हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है एक दूसरे से। इसका मतलब इस प्रकार के व्यतिकरण को क्या बोल देंगे, विनाशी व्यतिकरण बोल देंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल देंगे। डायग्राम भी इसके लिए चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम देखते हैं, देखो पहला जो डायग्राम है वो है संपोषी व्यतिकरण, थीटा एंगल बना है इनके मध्य में और S1 S2 छिद्र से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें साइन थीटा का मान कितना मिलेगा, लैम्डा बाय डी के बराबर मिलेगा, डिस्टेंस के बराबर, है ना। और दूसरा जो है वो विनाशी व्यतिकरण है, इसमें क्या हो रहा है, देखो विपरीत दिशाओं में है ये, तो इस प्रकार से क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो, साइन थीटा का मान कितना मिल रहा है, लैम्डा बाय 2d के आपको बराबर मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछे तो एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या रहता है हमारे पास, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, वो व्यतिकरण पे आधारित है, इंटरफेरेंस के आधारित पे। इंटरफेरेंस कब होता है, जब भी कोई पार्टिकल किसी मतलब ऊर्जा जो है किसी छिद्र से इस तरीके से गुजर रही है, टकरा रही है, तो वो क्या करेगी, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी और इस तरीके से क्या करेगी, वो लहरदार डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट करेगी। तो उन्हीं के कारण हमें दो प्रकार के व्यतिकरण मिलते हैं, उसी पर हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, आधारित है। और साइन थीटा के दो मान हमको मिल चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया, फिर उसके बाद बात करते हैं किरणों के विवर्तन के बारे में। अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल की आंतरिक संरचना जानने के लिए किया जाता है। क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन के लिए लाउए के सुझाव द्वारा फ्रेडरिक तथा निपिंग ने एक्स किरणों के एक पुंज को जिंक ब्लेंड क्रिस्टल से गुजारा और परिणामी विकिरणों को ग्राफिक पेपर पर गिराया। उन्होंने केवल केंद्रीय तीव्र धब्बों के चारों ओर
धब्बों का एक प्रतिमान प्राप्त हुआ। लव ने बताया कि जिंक ब्लेड क्रिस्टल के संरचनात्मक एककों की घनीय संरचना के द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन के अनुकूल ही इन धब्बों का स्थान है। इस बात से दो चीज़ें हमको प्रूफ मिल गई थी कि एक्स किरणें प्रकाश तरंगों के समान विवर्तन दर्शाती है, अतः ये भी तरंग प्रकृति की होती है। क्रिस्टल की संरचना एकक बराबर अंतराल पर निश्चित व्यवस्था अनुसार जमे रहते हैं। देखो इस चीज़ को समझिएगा, एक्सरे ये कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सरे विवर्तन का। क्या हो रहा है इसके अंतर्गत देखना एक चीज़ कि कोई भी क्रिस्टल है, हमें उसकी संरचना पता लगानी है ना। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ये मेरा क्रिस्टल है ना। इस क्रिस्टल को क्या किया, मैंने चूरा ले लिया, मतलब इसका मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर माना मेरा प्रोटीन पड़ा हुआ है ना, प्रोटीन पड़ा है मेरा इस क्रिस्टल के अंदर। क्रिस्टल इस तरीके से अरेंज है, तो मैंने इसका क्या कर दिया, इसका मैंने कुछ पोर्शन ले लिया, छोटा सा पोर्शन ले लिया। इस पोर्शन को ले लेने के बाद ये रहा वो पोर्शन, ये पोर्शन ये रहा, है ना। अब मैंने क्या किया, इस पे एक्स किरण डाली, ठीक है। अब एक्सरे जैसे ही मैं इस पर डालूंगी तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ये शब्द जो उसमें लिखे हुए हैं वो शब्द यही है। ये मेरे पास क्या है, मेरी फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना। अब क्या होता है, जैसे ही एक्सेस से टकराती है ये क्या होने लग जाती है, डाइवर्ट होने लग जाती है। तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में गति करेगी, है ना। और इसके जाने की वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, इस एक्स किरण पे, एक्स ये फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या मिलेंगे, कुछ धब्बे या निशान हमें मिल जाएंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सैंपल था, हमें पता क्या लगाना है, ये सैंपल का स्ट्रक्चर पता लगाना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस लेटिस का स्ट्रक्चर कैसा है, ये पता लगाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, अब इस फोटोग्राफिक प्लेट को ले लेंगे, है ना। इसके ऊपर जो निशान बने हैं ना, इन निशानों के आधार पर आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड का एक ही कंपाउंड है, इनका स्ट्रक्चर क्या है फाइंड आउट कर सकते हो। यही हमको बताया गया है ना। अब ये किस आधार पर है कि हर जो लेटिस रहता है उनके मध्य में कोई ना कोई यूनिट सेल के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होती है ना। वो लेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ क्या रहती है, क्रिस्टल है, ठोस है, तो लेयर्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता है ना। उस गैप की गणना क्या करते हैं हम, इस फोटोग्राफिक प्लेट से पता लगाते हैं। तो हमें पता लगता है कि एक निश्चित गैप जो होता है हमारे पास, हमारी इस प्रकार के जो लेयर्स है उनके बीच में होता है, और उन्हीं का ये आधार है। और हर क्रिस्टल में एक निश्चित गैप होता है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया, देखो धब्बे मिलते हैं और प्रतिमान प्राप्त होता है। देखो ये जो चीज़ें लाउए ने बताया था, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से किया। जिंक, इन्होंने ZnX का एग्जाम्पल, जिंक ब्लेड का एग्जाम्पल लेके समझाया इस चीज को। अब हम पढ़ते हैं ब्रैग समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। मूलभूत समीकरण जो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के बीच में परावर्तन कोण जो रहता है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग एंगल जो रहता है उसके बीच में, और क्रिस्टल के तनों के मध्य अंतराल जो रहते हैं उनके मध्य में सरल संबंध बताता है, ब्रैग इक्वेशन कहलाता है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक थ्योरी है ना। और ब्रैग समीकरण एक है हमारे पास। इन्होंने क्या बताया हमें कि ये किस प्रकार की थ्योरी है, किस प्रकार से काम करती है, इस चीज़ को समझिएगा। मैं आपको सिर्फ कंसाइज चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देखो ध्यान से एक बात सुनो, हमारी जो सॉलिड है, हमारा जो क्रिस्टल है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि ठोस ऐसे कैसे जमा पड़ा है, नहीं। देखो क्या है, एक है ना, एक लेयर आई है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, मतलब लेयर्स से मिलके बना है हमारा क्रिस्टल, समझे आप लोग। ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक साथ ऐसे बिल्कुल बन, ऐसा नहीं होता है, वो लेयर्स होती है उसके अंदर छोटी छोटी, है ना। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो क्या है कि हमारे पास ना एक लेयर है, मतलब एक लेयर ये रही, ठीक है, दूसरी लेयर ये रही, ठीक है, तीसरी लेयर ये रही, ठीक है। इन लेयर्स के बीच का गैप कितना है, D, ठीक है, इनके बीच का गैप कितना है, D। अब क्या किया है, इनमें पार्टिकल्स होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, ये लेयर्स हमारे पास किन से बनी होगी, पार्टिकल से मिलके बनी होगी, ठीक है। ये लेयर जो है ये पार्टिकल से मिलके बनी है। मैं कैसे भी बना रही हूँ, आप थोड़ा सा अरेंज अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। मैं तो ये रहा, ये क्या है, लेयर हमारे पास किन से मिलके बनी है, पार्टिकल से मिलके बनी है। अब क्या होता है, जैसे ही मैं इस पे आपतित किरण डालूंगी, आपतित किरण इस पे टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद वो कोई एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो पहली लेयर से आपतित किरण टकराए, हो सकता है वो सेकंड लेयर से भी टकरा जाए और फिर विवर्तित हो जाए,
ठीक है, हो सकता है वो तीसरी से टकरा जाए और फिर विवर्तित हो जाए। समझे आप लोग? तो इसका मतलब क्या है, ये इनके मध्य में यहाँ पर भी एक एंगल ये बना रही है, यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है, यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है, फिर यहाँ पर भी एक एंगल बना रही है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये कि जो आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरणें हैं, ये हमारे पास क्या कर रही है, ये परावर्तित किरणें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आपतित किरणें भी सरफेस से एक एंगल बना रही है और ये भी एक एंगल बना रही है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृष्ठ सर्पी कोण या फिर ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं, है ना। मैं आपको ग्लैंसिंग एंगल ही बोल रही हूँ। थीटा हमारे पास क्या हो गया, हमारा ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है ना। डी क्या हो गया है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन है, दो लेयर है, उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, है ना। तो हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा इंटर प्लेनर डिस्टेंस, ठीक है ना। ग्लैंसिंग हो गया। ये क्या हो गई हमारे पास, इंसिडेंट रेज, ये क्या हो गई, स्कैटर्ड बोल दूं या फिर मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड बोल दूं मैं इनको, है ना। प्रकीर्णित बोल रहे हैं इसको, तो ये स्कैटर्ड या फिर रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड रेज हो गई। ये जिस कोण से आई है उसी कोण से ये वापस गई है, तो मतलब ग्लैंसिंग एंगल थीटा है हमारे पास, ठीक है ना। अब कहने की बात ये है, कहने की बात ये है कि अगर मैं चाहूं तो मेरे पास ये बिंदु को मैंने बोल दिया ओ नाम दे दिया, ठीक है ना। अब देखो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ। तो देखो क्या किया है, अगर मैं ये यहाँ से आई है, ये माना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको मैं ये ले लिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो ये रही, मतलब इसका अगर मैं इसको नाम दे दूं एल, है ना। क्या नाम दिया है इसको, मैंने नाम दे दिया एल नाम दे दिया, ठीक है ना। इसको मैंने नाम दे दिया क्या, एम नाम दे दिया, ठीक है ना। और इस भैया को मैंने, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दे दिया एन नाम दे दिया, ठीक है ना। अब क्या दिख रहा है, देखो अभी डायग्राम मैं आपको पीपीटी में अच्छे से दिखाऊंगी, ये बहुत गंदा डायग्राम है ना। अब देखो समझने की चीज क्या है कि इस पॉइंट से लेके इस एल तक की दूरी और इस पॉइंट से लेके इस ओ तक की दूरी बराबर है, मतलब ये वाला पोर्शन तो हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है ना। ये तो गया, मतलब किसी काम का ही नहीं है हमारे पास, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ओ से लेके इस पॉइंट की दूरी और एम से लेके इस पॉइंट की दूरी क्या इक्वल है। एक्स्ट्रा लेंथ क्या हुई हमारे पास, एक्स्ट्रा लेंथ की बात करूँ तो भाई ये एल एम, समझे, ये एल, ये वाली जो पॉइंट है ये और ये मतलब एल एन जो है वो, और ये एन एम, ये एक्स्ट्रा लेंथ हुई। इस किरण ने मतलब पहली वाली किरण से इस वाली किरण ने कितनी लंबाई ज्यादा तय की, कितना पथांतर, पाथ लेंथ, कितनी पाथ लेंथ या पाथ डिस्टेंस बोलूं मैं जिसको, कितनी ज्यादा तय की, इस एल के बराबर तथा एन एम दोनों को जोड़ के बराबर इसने क्या की, ज्यादा तय की, है ना। तो इस ज्यादा तय करी हुई दूरी को मैंने क्या बोल दिया, पथांतर बोल दिया, या फिर मैंने बोल दिया पाथ डिफरेंस बोल दिया, है ना। ये इसको मैंने डेल से दर्शा दिया, डेल मेरे पास बराबर हो गया पथांतर, पाथ डिस्टेंस जिसको बोल रही हूँ वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, एल एन और एन एम दोनों के बराबर हो जाएगा, एल एन प्लस एम एन दोनों के मेरे को बराबर मिल गया, है ना। अब मैंने क्या किया, देखो ये मेरे पास पथांतर हो गया। अब देखो लेमडा क्या होता है हमारे पास, लेमडा तरंग दैर्ध्य है, मतलब तरंग दैर्ध्य भी वही होती है, प्रति सेंटीमीटर में कितनी दूरी कितनी दूरी तय की गई है वो। तो हमारा जो लेमडा है ना वो पथांतर है, ये पथांतर है ना मेरे पास, पाथ डिस्टेंस जिसको बोल रही हूँ मैं, क्या वर्ड यूज में ले रही हूँ मैं, इसको मैं बोल रही हूँ पाथ डिफरेंस, हाँ बिल्कुल पाथ डिफरेंस है, पथांतर है ना। पथांतर हमारे पास बराबर होता है, अगर मैं पथांतर या पाथ डिफरेंस की बात करूं, एन लेमडा के बराबर होता है, ठीक है ना। पथांतर एन लेमडा के बराबर होता है, अर्थात ये इसकी जगह मैं एन लेमडा लिख सकती हूँ, तो एन लेमडा मेरे को बराबर मिल गया एल एन प्लस एम एन के बराबर मुझे मिल गया, ठीक है। ये मुझे इसके बराबर मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, इनके अंदर मैं वो साइन, ये लंब डाला है मैंने एक प्रकार से, ये एक प्रकार का लंब डाला है मैंने, है ना। इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखो इनके बीच में 90 डिग्री है, ये भी लंब डाला है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, साइन थीटा हमारे पास क्या बराबर होता है, लंब अपॉन आधार के बराबर होता है हमारे पास। साइन थीटा जो है, साइन थीटा मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से, तो मैं लंब अपन आधार के बराबर हमारे पास हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर मैं इनको भी मिला दूँ, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूँ, ये गैप कितना है, डी के बराबर है, ये गैप मेरे पास कितना हो गया, डी के बराबर हो गया। तो ये क्या एक त्रिभुज बन गया पूरा, है ना। अब इस त्रिभुज के लिए मैं साइन थीटा का मान लिख सकती हूँ, तो मैंने वही किया, साइन थीटा लंब अपन आधार हो जाएगा एल एन बट्टा डी के बराबर मुझे मिल गया, है ना। साइन थीटा का मान तो एल एन मुझे क्या मिल गया, डी साइन थीटा के मुझे बराबर मिल गया, है ना। और देखो सिंपल सी बात है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, मतलब एल एन जो है हमारे पास एन एम के बराबर हो गया है ना। तो एल एन जो है वो मेरे पास बराबर हो गया एन
मैं साफ डायग्राम बनाती हूँ, है ना। एक बार 1 सेकंड रुको। ये तो हो गई हमारी क्या, लेयर्स, ठीक है। ये इनका एटम हो गया, और भी एटम हो गए यहाँ पे, ठीक है। सुंदर सुंदर से एटम हो गए। ये हो गई आपतित किरण आई, हो गई आपतित किरण। ये मेरी आपतित किरण आई, ये इस पे टकराई, ठीक है ना। तीसरी भी आ रही है, ये आपतित किरण आई, ये इस पे टकराई, ठीक है। ये आपतित किरण यहां से लौट गई, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा एंगल बना रही है, थीटा। ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये भी थीटा, और ये भी थीटा, और ये भी थीटा। ग्लैंसिंग एंगल हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाली से, इस वाले पॉइंट से मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इस रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इस रेखा को भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। दिखा क्लियर। कितना एंगल है, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री, है ना। अब आप गौर से देखो तो ये एक, ये फिर ये और ये क्या एक त्रिभुज बन रहा है, जी बिल्कुल त्रिभुज बन रहा है ना। लंब डला हुआ है इसका मतलब, और इसको मैंने नाम दिया था L, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया L, इसको मैंने नाम दिया O, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया M, इसको मैंने नाम दिया N, है ना। तो अब मैं यहाँ से इसके लिए, इस एंगल के लिए मैं साइन थीटा का मान निकाल सकती हूँ, है ना। इसके लिए मुझे साइन थीटा का मान कितना मिलेगा, देखना। इसके लिए मुझे साइन थीटा का, इस त्रिभुज के लिए मुझे साइन थीटा का मान मिलेगा लंब अपॉन आधार। साइन थीटा मुझे मिल जाएगा ln बट्टा, ये गैप कितना होगा, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, ये d है, ये पूरी गैप d है, तो ये गैप भी मुझे कितना मिल गया, d के बराबर, तो ln बट्टा d, ठीक है। इसके लिए लिखने बैठूँ, इस वाले त्रिभुज के लिए अगर मैं लिखूँ, इस वाले के लिए ONM के लिए लिखने बैठूँ, तो ये मुझे कितना मिलेगा, साइन थीटा का मान मुझे मिल जाएगा, साइन थीटा मुझे मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखना, लंब अपॉन NM बट्टा d मिल जाएगा, ठीक है। ln का मान मुझे कितना मिल जाएगा यहाँ से, d साइन थीटा, ठीक है। nm का मान कितना मिल जाएगा मुझे, d साइन थीटा, ठीक है। और अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि हमारा जो ये है, ये ln पथांतर जो है ln प्लस nm के बराबर है ना। इस पथांतर हमारे पास n लैम्डा के भी बराबर है, तो ln प्लस nm के बराबर है, ठीक है ना। ये मान मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे n लैम्डा किसके बराबर मिल जाएगा, 2d साइन थीटा के बराबर मिल जाएगा। समझे आप लोग। n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। लेमडा जो है वो हमारे तरंग दैर्ध्य है, 2 है, कांस्टेंट है। d क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। थीटा क्या है, ग्लेशियन एंगल है, ग्लैंसिंग एंगल जो बोले हैं, ग्लैंसिंग एंगल है। ये जो इक्वेशन है कहलाती है ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारी ब्रैग्स इक्वेशन है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ भाई, अब मुझे थीटा का मान निकालना है। अगर मुझे थीटा का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगी, देखो n लेमडा बटा 2d मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। अगर मुझे थीटा का मान निकालना है तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखना एक बार। अगर मुझे थीटा का मान निकालना है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँगी, तो थीटा मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, ये भैया जान नीचे चले जाएंगे, है ना, तो उल्टे में आ जाएंगे, तो साइन थीटा मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, थीटा मुझे बराबर मिल जाएगा साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में चला जाएगा, n लेमडा बाय 2d के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने 1 ऑर्डर की बात की, n क्या है मेरे पास, ऑर्डर है। अगर मेरे पास एक बार n बराबर 1 है तो मैं यहाँ 1 लिख दूँ, n बराबर 2 है तो मैं इनकी जगह 2 लिख दूँ, 3 है तो 3 लिख दूँ। 1 लिखूंगी तो वो प्रथम कोटि के लिए डिफ्रैक्शन हो जाएगा, 2 लिखूंगी तो द्वितीय कोटि के लिए डिफ्रैक्शन हो जाएगा, 3 लिखूंगी तो तृतीय कोटि के लिए डिफ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। ये रहा हमारा ब्रैग्स लॉ। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, है ना। एक बार मैं आपको पीपीटी में दोबारा बताती हूँ। देखो ये रहा, ये हमारे पास है डी डिस्टेंस इनके बीच में, इस तरीके से लंब डाला हुआ है। m को पॉइंट यहाँ बना रखा है मैंने, m जो बनाया वही आपको याद रखना है। उसके बाद देखो ये डेरिवेशन ला, डेल जो है हमारे पथांतर जो है ln प्लस nm के बराबर है, n लेमडा हो गया, n हमारे पास 1 2 3 हो सकता है, ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। उसके बाद देखो 2d साइन थीटा हमको फाइनली इक्वेशन मिल गई थी। और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमको ये मिला है, सेकंड के लिए ये, और थर्ड ईयर के लिए हमको, थर्ड के लिए ब्रैग्स लॉ हमको ये मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम चूर्ण विधि के बारे में। अब ये चूर्ण विधि क्या चीज़ है, चूर्ण विधि के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है एक बार समझिएगा। चूर्ण विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी जो चूर्ण विधि है वो हम यूज में क्यों लेते हैं।
सिंपल सी बात है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है हमको, और कुछ तो करना है नहीं। हमें क्रिस्टल का क्या करना है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर आप क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आज की हमारी विधि है चूर्ण विधि। इसमें क्या किया जाता है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट है ये मेरी, ठीक है ना, ये मेरी फोटोग्राफिक प्लेट है। मैंने क्या किया, ये थोड़ी सी आपको ऐसे दिख रही होगी, वाइट है तो दिख नहीं रही होगी बोर्ड पे, लेकिन थोड़ी इसी से काम चलाना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन मैं क्या करूँ, ये हो गई मेरी फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है ना, फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, ठीक है ना। अब क्या किया, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मैंने क्या किया, इस फोटोग्राफिक प्लेट को ले लूंगी मैं, इसको गोला बना लिया मैंने, इससे एक दिख गया, गोला बन गया, ठीक है ना। अब क्या किया, देखो ये इस तरीके से एक मशीन बन गई मेरे पास, ये गोला बन गया, एक मशीन बन गई। इसके बीच में, इसके सेंटर में, ये वाली जगह पे, ये वाली जगह पे जहाँ पे मेरी उंगली है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सैंपल लिया, कंपाउंड लिया। मैंने क्या किया, मेरा क्रिस्टल जो था उसको चूर लिया, उसको पीस दिया। क्रिस्टल को पीस देने के बाद मैंने क्या किया, उसको यहाँ बीच में ले जाके रख दिया, ठीक है। अब क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 स्लिट लगाई, इस तरफ में मैंने बना नहीं रखी है, यहाँ पे 2 मैंने स्लिट लगा दी, ठीक है ना। 2 स्लिट लगा दी, स्लिट मतलब समझते हो ऐसे पोर टाइप की चीज़ है ना, वो डाल दी। अब मैंने क्या किया, एक्सरे मैंने डाली इसमें से, एक्सरे इसमें डालेगी, कंपाउंड यहाँ पे है मेरा, कंपाउंड मेरा यहाँ पे, वो उससे टकराएगी। उससे टकराने के बाद क्या होगा देखते हैं, है ना। ये फोटोग्राफिक प्लेट है ना। अब देखो क्या किया है मैंने, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप मेरी ड्राइंग पे जाइए। देखो ये रहा, ये वो गोला है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना, समझे। यहाँ पे स्लिट लग रही है, स्लिट लग गई है ना। यहाँ पे मेरा कंपाउंड रखा पड़ा है, यहाँ पे मेरी क्या आ रही है, एक्सरे आ रही है। चूरा करा हुआ कंपाउंड लिया है, इसीलिए इसको चूर्ण विधि बोला है। चूरा करा हुआ कंपाउंड रख रखा है, ठीक है ना। अब चूरा करा हुआ कंपाउंड यहाँ से रखा है तो बीम टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में घूमेगी तो कैसे, एक बार तो वो यहाँ टकरा गई, दूसरी बार यहाँ टकरा गई, तीसरी बार यहाँ टकरा गई, चौथी बार यहाँ टकरा गई, ठीक है ना। तो क्या बन गया, एक शंकु, एक गोला बन गया पूरे पे, समझे। इस तरह से शंकु बन गया। हो सकता है कि टकराने के बाद ये यहाँ चली जाए, यहाँ पर भी एक गोला बन गया। इस तरीके से हो सकता है बड़ा गोला बना देगी, एक और गोला बन गया। इस तरीके से क्या करती है, ये शंकु बना रही है। तो क्या होगा, इनके मध्य में अलग अलग एंगल से क्या हो रही है, विवर्तित हो रही है, डिफ्रैक्ट हो रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो फिर क्या करेंगे, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरी फोटोग्राफी की, इस तरीके से मेरे को शंकु मिल गया, समझे किस तरीके से। अभी शंकु मुझे इसमें मिल गया है ना, ये मिल गया मुझे। अब मैंने क्या किया, ये इधर निशान मिलेंगे हमको, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे यहाँ पे कुछ निशान मिलेंगे ना, धब्बे मिलेंगे, जो मैंने आपको एक्स रे विवर्तन में बताया, यहाँ कुछ धब्बे मिल गए, कुछ लाइंस मिलेगी। बेसिकली ये इस तरीके की कुछ लाइंस मिलेगी, है ना। तो ये माना इससे टकराया, यहाँ से कंपाउंड से टकराया और यहाँ जाके इसने लाइन बना दी इस तरीके से, उनकी कुछ लाइंस मिल गई, है ना। लाइन मिल गई क्योंकि ये यहाँ से टकरा के यहाँ गया और यहाँ कुछ हमको इस तरीके से, ये अंदर की तरफ हमको या बाहर की तरफ ऐसे इस तरीके से लाइंस मिल गई, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको खोल देंगे। अब ये जो लाइन मिली है ना, ये जो लाइंस मुझे मिली है, इन लाइंस के आधार पे हम पता लगाएंगे, इस लाइंस के आधार पे हमें डी पता लगेगा और इस डी के आधार पे हमें पता लगेगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। ये है आपकी चूर्ण विधि, है ना। तो देखो क्या किया है हम लोगों ने इसके अंदर, ये देखो एक है ना डायग्राम में देखना, पहला डायग्राम एक एक्सरे फिल्म है जिसको कि फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके अंदर क्या किया है, देखो पहला जो डायग्राम है वो ए वाला जो है वो स्लिट से अंदर की तरफ एक्सरे जा रही है, कंपाउंड से टकरा रही है, दूसरी तरफ सीसा वीसा है, मतलब ऐसे वो लगा रखा है। सेकंड डायग्राम है वो दिखा रहा है, वो चूर्ण प्रतिदर्श है, चूर्ण कंपाउंड है, टकराया, फिल्म के ऊपर शंकु बन रहा है, देखो गोला बन रहा है ना। अब इस गोले को क्या किया, खोल दिया। जो तीसरा डायग्राम है सी वाला, उसको खोल दिया, समझे। तो सेंटर से आप डिस्टेंस देख सकते हो और इनके लाइंस देख सकते हो, देखो कर्व ली हुई लाइनें दिख रही है। बस ये लाइंस वही लाइनें हैं जिनके बेसिस पे हम क्या बताने वाले हैं कि कंपाउंड हमको कैसे स्ट्रक्चर का है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड का कैसा है कंपाउंड, ये हम बता सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारी चूर्ण विधि। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की संरचना के बारे में बात करते हैं, है ना। देखो ब्रैग लॉ से हम जानते हैं एन लेमडा हमारे पास 2d sin थीटा के बराबर होता है। डी जो है वो ब्रैग लॉ से हमारे पास sin थीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना। अब क्या किया हम लोगों ने, हमने जो हमारा हमने हमारे NaCl के लिए, क्या किया कि ना, देखो हमने हमारे NaCl के लिए प्रथम कोटि परावर्तन में मतलब ग्लेंसियन एंगल को क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। तो 100 वाला जो प्लेन है उसके लिए मिली 5.9 डिग्री, 1110 के लिए मिला आपको मिल गया ये मैं आपको ऐसे वर्ब इस तरीके में नहीं बताती, पीपीटी में बड़ा बोरिंग हो गया है। देखो इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, NaCl लिया मैंने, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं NaCl के बारे में पता लगाना चाहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ब्रैग लॉ का अप्लाई किया। ब्रैग लॉ हमको क्या कहता है, एन लेमडा हमारे पास बराबर होता है 2d sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। अगर मैं d को इधर ले जाऊँ, sin थीटा को इधर ले जाऊँ, तो मेरे पास d जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया sin थीटा के, हो गया, है ना। इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको साइड में रखो। अब क्या किया मैंने, NaCl लिया।
NaCl जो है उसके अंदर मैंने उसका जो अभी मैंने आपको ना इससे पहले वाले में जो आपके मतलब लेक्चर में एंड वाला जो लेक्चर था वो टोटली बेस्ड था कि मैंने आपको 1 1 0 0 के लिए 1 1 0 के लिए और 1 1 1 के लिए डी की वैल्यू, डी स्पेसिंग की वैल्यू निकालना सिखाया था, है ना। तो मैंने वो ही किया, मैंने इससे क्या करते ग्लेंसिंग एंगल इसके फाइंड आउट कर लिए, इसके लिए ग्लेंसिंग एंगल, इसके लिए ग्लेंसिंग एंगल और इसके लिए ब्रैग समीकरण अप्लाई करके ग्लेंसिंग एंगल फाइंड आउट करिए। कितने मिले देखो, एक तो मिल गया मुझे 5.9 डिग्री मिल गया, दूसरा मुझे मिल गया 8.4 डिग्री मिल गया, ठीक है ना, और छठा मुझे मिल गया और उसके बाद मुझे मिल गया 5.2 मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो ग्लेंसिंग एंगल मुझे मिले, है ना, ये ग्लेंसिंग एंगल क्या है, थीटा, ये थीटा के मान मुझे मिल गए, है ना, थीटा के मान मिल गए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाली इस वाली इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, डी 1 1 1 0 0 अनुपात डी 1 1 1 1 0 अनुपात डी 1 1 1 अगर मैं लूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, बराबर मुझे मिल जाएगा 1/sin थीटा इस वाले का 1 0 0, फिर अनुपात 1/sin थीटा 1 1 0, ठीक है ना, फिर मुझे मिल जाएगा 1/sin थीटा 1 1 1 मुझे मिल गया, ठीक है ना। अब थीटा की जगह मैं ये वाले मान रख दूं, है ना, जब इनको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे डी 1 0 0 डी 1 1 0 और डी 1 1 1 का मान कितना मिलेगा, ध्यान रखना 1 मिलेगा, अनुपात में 0.704 मिलेगा, अनुपात में मुझे मिलेगा कितना मिलेगा 1.155 मिलेगा, ठीक है ना। ये जो मेरे को मान मिल गया ना डी स्पेसिंग का, है ना, क्या किया मैंने, देखो इस कंपाउंड को लिया मैंने, इस कंपाउंड के ब्रैग समीकरण से मैंने इसके ग्लेंसिंग एंगल निकाले, थीटा के मान निकाले, इस थीटा की जगह मैंने यहाँ पे थीटा के मान को पुट कर दिया, पुट करने के बाद मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया, मुझे ये रेशो मिल गया, है ना। अब देखो एफसीसी चालक जो मैंने आपको बताया था और उसे एफसीसी के लिए जब मैंने इसके और इसके अनुपात निकाले थे डी स्पेसिंग इनके, वो अनुपात हमको एग्जैक्टली ये मिले थे, है ना, थोड़े बहुत वेरी करते हुए हमको एग्जैक्टली ये मिले थे। इसका मतलब इसके जो ये मान है डी स्पेसिंग के मान है वो क्या है, फलक केंद्रीय चालक से क्या है, मिलते जुलते हैं, अर्थात हमारा जो NaCl है वो कैसा है हमारे पास, सॉरी फलक केंद्र नहीं, सिंपल क्यूबिक से, सरल घनीय से मिलते जुलते हैं। अतः हमारा जो ये है ये हमारे पास कौन सी संरचना का है, सरल घनीय संरचना का हमारे पास हमारा NaCl है ना। देखो क्या किया है, ये देखो ये रहा व्युत्क्रमानुपाती है, अनुपात निकाल लिए, सॉरी सिंपल एफसीसी से मिलते जुलते हैं, तो अतः हमारा जो NaCl है वो एफसीसी संरचना दर्शाता है, अतः इसकी संरचना एफसीसी चालक प्रकार की होती है। ये रहा हमारा, है ना, ये रहा हमारा एफसीसी प्रकार का, एफसीसी मतलब फेस पर भी इनके पास क्या रहते हैं, एटम उपस्थित रहते हैं, ब्लू कलर के एटम आपको दिख रहे हैं, है ना, ये हमारा हो गया। ये इसमें क्या रहता है, देखो हर जो एटम है वो क्या रहता है, हर जो हमारे पास जो NaCl है उसमें हर जो एटम है वो क्या रहता है हमारे पास 8 एटम से मतलब दूसरों से घिरा हुआ रहता है हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद हम पोटेंशियम की बात करी तो वही चीज़ें हमने की कि इसमें क्या क्या ग्लेंसिंग एंगल फाइंड आउट किया 1 0 0 के लिए, 1 1 0 के लिए, 1 1 1 के लिए, जो आपको अनुपात मिला उनको आपने वैल्यू रख दी, जो फिर आपको डी 1 1 0 0 डी 1 1 0 डी 1 1 1 का जो अनुपात मिला है वो जो अनुपात है वो आपके पास क्या है, सरल घनीय से मिलता जुलता है, अर्थात इसकी संरचना क्या होती है, सरल घनीय प्रकार की होती है। फिर हम CaCl की बात करते हैं, सीजियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो देखो एक और चीज़ रहती है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये तो नॉर्मल मैंने आपको क्रिस्टल बताया, ठीक है ना, कुछ क्रिस्टल्स में क्या रहता है, वॉइड स्पेसेस रहते हैं, ठीक है ना, खाली स्थान रहता है, ऑक्टा कुछ में नहीं सब में ही रहते हैं, कुछ में खाली रह जाते हैं, कुछ में होते हैं भरे हुए, है ना। तो ये जो क्रिस्टल रहते हैं ना, ये मेरा क्रिस्टल है, यूनिट सेल है, ये एक पर यूनिट सेल की बात चल रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक एटम 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 है, यहाँ पर भी एक एटम है ना। अब क्या रहता है, हर एज के बीच में, मतलब इस स्थान पर, ठीक है ना, ये एज है, इसको बोलते हैं एज, है ना, ये एज के बीच में ये वाली एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, ये एक एज है, यहाँ क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका होती है ना। और इसको मैं अगर बात करूँ क्यूब की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक डायगोनल खींचूँ तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक क्या होती है, चतुष्फल की रिक्तिका, तो एक डायगोनल ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 डायगोनल पर 4 रिक्तिकाएं होती है ना। तो इस रिक्तिका का क्या है, 6 कोऑर्डिनेशन, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय रिक्तिका होती है। अष्टफल की रिक्तिका मतलब 6 कोऑर्डिनेशन स्पेस है और अष्टफल की रिक्तिका का अपना एक आकार होता है ना। तो क्या रहेगा कि मानो कि कोई कैटायन आया है, कोई एनायन आया है ना, और तो जो भी हमारे पास इसके अंदर
इसके आकार की हमारे पास रखता होगा ना संरचना, वो आके इसमें फिट हो जाएगा। तो हमें वही पता लगाना है ना। तो सीजियम क्लोराइड को जब आपने देखा तो हमने क्या किया, एक त्रिज्या अनुपात निकाला। धनावेश को क्या करा हमने, ऋणावेश से भाग दे दिया, तो इसका त्रिज्या अनुपात हमको मिल गया 0.933 मिल गया, है ना। और ये जो त्रिज्या अनुपात है, ये हमारे पास जो क्यूबिक क्रिस्टल का जो रेडियस जो रहता है उसके लिए हमारे पास होना चाहिए 0.732 और 1 से लेके बीच में होना चाहिए। मतलब इसके अंदर एक रिक्तिका क्या है, अष्टफलकीय में जा रही है ना। मतलब क्योंकि अष्टफलकीय रिक्तिका के अंतर्गत इसका 0.933 जो है वो 0.732 से और 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये रिक्तिका क्या है, इसके अंदर जाएगी, है ना। तो अगर ये इसके अंदर जाएगी तो मतलब इसकी जो अष्टफलकीय रिक्तिका है वो देखो रेड कलर की सीजियम है, मतलब हमारा जो सीजियम है वो एक अष्टफलकीय रिक्तिका के अंतर्गत जाएगा। तो ये हमारी हो गई है एफसीज, ये हमने पढ़ लिया हमारा क्रिस्टलीय संरचना। थैंक यू सो मच, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर डिटेल आप लोग बुक पढ़ सकते हैं, बी आर पुरी शर्मा पठानिया, एस नेगी, एस आनंद, कुंदू एन जैन, सुरेश आमेटा, आरसी खंडेलवाल, लाला आमेटा एंड जे वर्दिया। फॉर मोर डिटेल आप लोग कॉलेज कैंपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।